हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे और निरंतर जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर सीरीज़ लेकर के आए थे, है ना, चल रही है वो अभी भी। हम वहाँ से चैप्टर्स निकाल रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार जीवन जिया जाना चाहिए और कैसी बातों को और कैसी चीज़ों को आपको अट्रैक्ट करना है, किन भावनाओं को आपको टाटा बाय बाय कर देना है और कैसे आपको अपना जीवन सुंदर बनाना है, ये सब हम जान रहे हैं, है ना। अगर पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे तो फिर पॉजिटिव जीवन में होने वाला है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे तो फिर खुद ही अपना विनाश हम कर डालते हैं ना। विनाश देखिए कई लेवल्स पर होता है। अगर आपकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी है तो फिर वो बुद्धि क्या करेगी, केवल गलत कार्य करेगी, है ना। बुद्धि सही है तो फिर आप सही कार्य कर पाएंगे। अगर आप किसी विषम परिस्थिति में भी हैं तो आप उससे निकल आएंगे। अगर आप ठीक से रहेंगे, आपका ब्रेन ठीक रहेगा। तो आज जो हम चैप्टर लेकर के आए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब से ही, और इसके राइटर विलियम वॉकर एटिंगसन है ना। क्या कह रहे हैं, डेवलपिंग न्यू ब्रेन सेल्स, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, आई हैव स्पोकन ऑफ द प्लान ऑफ गेटिंग रिड ऑफ अनडिजायरेबल states of feeling by driving them out, but a far better way is to cultivate the feeling or emotion directly opposed to the one you wish to eradicate। तो कह रहे हैं हमें ऐसी भावनाएं अपने जीवन में मतलब करनी है जिससे क्या हो कि अच्छा उसका रिजल्ट है, अच्छी अच्छी भावनाएं लेकर आनी, और जो अनडिज़ायरेबल है, जो आपको नहीं चाहिए, उसको आपको छोड़ना होगा, उसको आपको इरेडिकेट करना पड़ेगा, ऐसी फीलिंग्स और इमोशंस को। ठीक है, वी आर वेरी एप्ट टू रिगार्ड अवर सेल्व्स एज द क्रीचर्स ऑफ आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड टू फैंसी दैट दीज फीलिंग्स एंड इमोशंस आर इन्वर्टेड कॉमा में वी। तो कह रहे हैं जैसे आपकी भावनाएं होती, जो आपकी फीलिंग्स होती, वही हम बन जाते हैं ना। बट सच इज फार फ्रॉम बीइंग द ट्रूथ। It is true that a majority of the race are slaves of their emotions and feelings and are governed by them to a great degree. They think that feelings are the things that rule one and from which one cannot free himself, and so they cease to rebel। तो कह रहे हैं कि हम जो हैं वो क्या हैं, ज़्यादातर अपनी आदतों के गुलाम हैं, अपनी फीलिंग्स के गुलाम हैं, अपने इमोशंस के हम गुलाम बन जाते हैं। हम उसको नहीं ठीक कर पाते, इसीलिए क्या होता है, हमारा जीवन ज़्यादातर बर्बाद चला जाता है। हम नहीं समझ पाते कि ये जो भावनाएं हैं ये आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डालने वाली हैं अगर आपने भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं सीखा, है ना। यही बता रहे। और हम उसके प्रति रिबेल होने से भी बचते हैं, यानी उसके रिबेल होने का मतलब है उसके अपोजिट में खड़े हो जाना ना, रिबेलियस हो जाना। दे इल्ड टू द फीलिंग दैट विदाउट क्वेश्चन ऑल्दो दे मे नो दैट the emotion or mental trait is calculated to injure them and to bring unhappiness and failure instead of happiness and success। तो यही इमोशंस आपको बार बार क्या फील कराते हैं कि हम बेचारे हैं, है ना। हम अपने आप को ही इंजर करने लगते हैं उन इमोशंस से और उन भावनाओं से। कैसी भावनाएं, बैड जो फीलिंग्स आपको आती हैं बार बार, है ना। खुद को जिसे हम कह सकते हैं आत्मघातक भावनाएं जो होती हैं, जो खुद को ही डिस्टर्ब कर रही होती हैं ना। इसको जो हैप्पीनेस की जगह क्या लाती हैं, अनहैप्पीनेस लाती हैं, है ना। सक्सेस नहीं ला पाती हैं, इसीलिए लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि वो निरंतर बहुत ही नेगेटिव जोन में रहते हैं। दे से वी आर मेड दैट वे एंड लेट इट गो एट दैट। तो कह रही है हम तो ऐसे ही बने हैं, हम तो इसी के लिए हैं। इस तरह के जो विचार आते, हम दूसरों से कहते हैं हम तो ऐसे ही हैं, है ना। तो ये ठीक नहीं है, इसको ठीक किया जाना चाहिए, आप उसको ठीक कर सकते हैं। द न्यू साइकोलॉजी इज टीचिंग द पीपल बेटर थिंग्स। इट टेल्स देम दैट दे आर द मास्टर्स ऑफ देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ बीइंग देयर स्लेव्स। तो नई साइकोलॉजी ये कहती है कि आप अपनी भावनाओं के मास्टर बनिए, ना कि उनके स्लेव बन जाइए। उनके गुलाम नहीं बनना है आपको, फीलिंग्स और इमोशंस के। वो तो आपको बाहर ले जाएंगे, और कहाँ ले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, कब आप ख़त्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे बचना है आपको। ओके, It tells them that they are masters of their emotions and feelings instead of being their slaves. It tells them that brain cells may be developed that will manifest along desirable lines, and that the old brain cells that have been manifesting so unpleasantly may be placed on the retired list and allowed to atrophy from want of use. People may make themselves over and change their entire natures. This is not the mere idle theory, but is a working fact which has been demonstrated by thousands of people and which is coming more and more before the attention of the race।
तो कह रहे हैं आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, आप पूरा पूरा खुद को परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आप खुद में देख रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, तो आप उनको हटा करके सकारात्मक विचारों की ओर जाएंगे, तभी हम अपनी रेस का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। जो हमारा एक होता है वंशागुणत, जो वंश से चला आ रहा होता है, इनहेरिटेंस है ना, से मान लीजिए जीन्स में ही कुछ ऐसा है कि बीमारी और ये सब चीज़ें, तो उनको भी आप हटा सकते हैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, पॉजिटिव फीलिंग्स को ला करके। नो मैटर व्हाट थ्योरी ऑफ माइंड वी एंटरटेन, वी मस्ट एडमिट दैट ब्रेन इज द ऑर्गन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द माइंड इन आवर प्रेजेंट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, एंड एट लीस्ट that the brain must be considered in this matter. The brain is like a wonderful musical instrument having millions of keys upon which we may play innumerable combinations of sounds. तो कह रहे हैं ब्रेन को, कह रहे हैं किसका इंस्ट्रूमेंट है? माइंड का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, क्योंकि माइंड इनटेंजिबल है और ब्रेन टेंजिबल है, इस तरह से इसको आप कह सकते हैं। तो जब माइंड आपका ठीक से काम करेगा, ठीक उसमें डिज़ायर्स, और ये कह सकते हैं कि जब माइंडफुल होते हैं तो आप सही डिसीजंस भी लेते हैं ना, तो उसी का यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ ब्रेन में बहुत सारा क्या है, मिलियंस ऑफ कीज़ हैं, बहुत सारी चाबियाँ हैं, है ना, और उसको एक वंडरफुल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी कीज़ हैं और उससे बहुत सारे कॉम्बिनेशन करके साउंड्स को क्रिएट किया जा सकता है। तो जब आप अच्छा क्रिएट करेंगे तो फिर अच्छा जीवन में अट्रैक्ट होगा, है ना। वी कम इन टू द वर्ल्ड विथ सर्टन टेंडेंसीज, टेम्परामेंट्स एंड प्री डिस्पोजिशंस। तो हम इस संसार में आते हैं, हमारी कुछ टेंडेंसीज होती हैं, है ना, कुछ टेम्परामेंट देखिए लोगों का अलग अलग होता है, और प्री डिस्पोजिशंस बोल रहे हैं। वी मे अकाउंट फॉर दीज टेंडेंसीज बाय हेरिडिटी, वही बात आ गई इन हेरिडिटी की बात जो अभी थोड़ी देर पहले की, और वी मे अकाउंट फॉर देम upon theories of pre-existence, but the facts remain the same. Certain keys seem to respond to our touch more easily than others. Certain notes seem to sound forth as the current of circumstances sweeps over the things, and certain other notes are less easily vibrated. But we find that if we but make an effort of the will to restrain the utterance of the sum of these easily sounded strings, they will grow more difficult to sound, है ना, and less liable to stirred by the passing breeze. तो कह रहे हैं जैसे ये कोई संगीत बनाता है ना, तो उसके बारे में ये एक तरह से ये अनुक्ति के माध्यम से यहाँ पे राइटर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन को सुंदर संगीत बनाना चाहते हैं तो फिर सुंदर आपको उसकी गणना भी करनी पड़ेगी। जो म्यूज़िक बनाते हैं उसके बारे में जानते ज़्यादा होंगे, उसी का उदाहरण लिया गया है। जैसे कोई एक म्यूजिशियन है, अगर सुंदर संगीत बनाना चाहता है तो उस प्रकार फिर वो सोचता है पहले कि हमें कैसे क्या करना है। वैसे ही हमें अपने जीवन में भी करना होगा। अगर हम सुंदर चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें अपनी पर्सनालिटी को उस प्रकार बनाना होगा ताकि उस पर्सनालिटी से महक आए, बदबू ना आए। बदबू क्या है? गंदे विचार है, बुरे विचार, नेगेटिव विचारों को कहा जा रहा है। और ब्रीज का मतलब यानी सुगंधित हवा का मतलब क्या हुआ कि आपकी पर्सनालिटी इस प्रकार की है कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी छाप छोड़ते हैं और महकते हुए महसूस हो, दूसरों को कराते हैं। कहते हैं ना कि आपकी एनर्जी फील्ड इस प्रकार हो कि लोग आपसे अट्रैक्ट हों, और आपके विचार इस प्रकार होंगे तो लोग आपसे अट्रैक्ट होने वाले। वहीं आप जब नेगेटिव जोन में रहेंगे तो कोई आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें वॉल्कर एटिंगसन कह रहे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही यही है कि आपको उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना है जो अपने जो जीवन में आप घटित होते हुए देखना चाहते हैं, और साथ ही साथ एक पॉजिटिव पर्सनालिटी जब आप बनाएंगे तभी ऐसा होने वाला है। वरना फिर देखिए कूड़ा अपने आप हो जाता है, सफाई खुद करनी पड़ती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ओके तो आगे क्या कह रहे हैं? वी हैव मिलियंस ऑफ अनयूज्ड ब्रेन सेल्स अवेटिंग अवर कल्टिवेशन, वी आर यूजिंग देम बट फ्यू ऑफ देम एंड सम ऑफ दीज वी आर वर्किंग टू डेथ। सेल्स देखिए अपने आप मर रहे हैं, अपने आप पैदा हो रहे हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो विचार है वो आप पैदा कर रहे हैं। तो अगर पैदा ही कर रहे हैं तो अच्छे विचार पैदा करें, क्यों नेगेटिव सोचना है, ये खुद से पूछिए, ठीक है। वी आर एबल टू गिव सम ऑफ दीज सेल्स अ रेस्ट बाय यूजिंग अदर सेल्स। द ब्रेन मे बी ट्रेन्ड एंड कल्टिवेटेड इन अ मैनर इनक्रेडिबल to one who has not looked into the subject. Mental attitudes may be acquired and cultivated, changed and discarded at will. तो कह रहे हैं जो आपकी इच्छा शक्ति है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमने फ्री विल के बारे में डिस्कस किया था, इसमें बहुत अच्छा सेशन विकास देवकीर्ति सर का है, उसको देखिए जा करके, तब आपको समझ में आएगा कि हम ये मान कर चलते हैं कि फ्री विल है, लेकिन इसमें भी संशय है इस प्रश्न पर, क्योंकि कोई ठीक से भी बता नहीं पाया है कि हम जो कृत्य भी करते हैं वो हमारी खुद का ही कृत्य है या कोई और कराता है। इस पे दो डिबेट्स है ना रहती हैं कि कोई कराता है, जैसे कहते हैं ईश्वर के बिना
है ना, ईश्वर ही कराता है, या ईश्वर के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। कई लोग इस धारणा पे चलते हैं, कई लोग इसको इस तरह मानते हैं कि मैं ही सब कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो कहीं एक मिडिल पाथ भी इसमें होना चाहिए कि कुछ चीज़ें आप खुद से करते हैं और कुछ चीज़ें आपसे कराई जाती हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें आप खुद से करते हैं उसके प्रति थोड़ा अटेंशन दीजिए, अपनी पर्सनालिटी पे अटेंशन दीजिए, और जो चीज़ें आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस पर भी अटेंशन दीजिए, तभी आप सही जीवन जी पाएंगे। वरना जीवन में इतने ज़्यादा आप क्योस में पड़ने वाले हैं। क्योस का मतलब होता है कि जो सिचुएशन मतलब नॉट इन ऑर्डर, उसको क्योस कहा जाता है ना। कोई ऑर्डर में चीज़ें नहीं चल रही, जैसे कि कई लोगों की ये प्रवृत्ति बन जाती है, ये वृत्ति उनकी हो जाती है कि बार बार वो नशे में पड़ते हैं, बार बार वो गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी वृत्तियाँ इस प्रकार हो जाती है, वो उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और जैसे आप होंगे वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। ये नियम है जो बदलता नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो लॉन्गर एनी एक्सक्यूज़ फॉर पीपल मैनिफेस्टिंग अनप्लेजेंट एंड हार्मफुल मेंटल स्टेट्स। तो देखिए, जैसा मेंटल स्टेट होगा वैसा आप बाहर से अट्रैक्ट करेंगे और उसको ख़राब करेंगे, है ना। वी हैव द रेमेडी इन अवर ओन हैंड्स। लेकिन ये जो रेमेडी है आपके ही हाथों में है कि आप खुद को ठीक कर पाएंगे, है ना। कोई और बाहर से नहीं आने वाला आपको ठीक करने के लिए, आपको स्वयं करना होगा। वी एक्वायर हैबिट्स ऑफ थॉट, फीलिंग एंड एक्शन बाय रिपीटेड यूज। वी मे बॉर्न विद अ टेंडेंसी इन अ सर्टेन डायरेक्शन, और वी मे एक्वायर टेंडेंसीज बाय suggestions from others, such as examples of those around us, suggestions from reading, listening to teachers. We are a bundle of mental habits. Each time we indulge in an undesirable thought or a habit, the easier does it become to repeat that thought or action. तो आपने ये गौर किया होगा, जो अभी तक आप जीवन में करते आए हैं वो रिपीटेड एक्शन ही होता, वो आपकी हैबिट बन जाती है वैसा करने की। तो उन हैबिट्स को अगर चेंज करना है तो आपको नई अच्छी हैबिट बनानी होगी, वरना फिर क्या होगा, उसी में पड़े रहेंगे और फिर आप अपना जीवन खराब करते रहेंगे। आपको फिर एक समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि वो क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है जीवन। फिर जैसा वो घटित हो रहा होता है फिर आप उसमें कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि आपका ब्रेन एक जगह स्टक हो चुका होता है ना। ऐसे मान लीजिए कोई डिप्रेशन में है, वो बाहर क्यों नहीं निकल पाता, क्योंकि ब्रेन वहाँ पे स्टक हो चुका है, उसी सिचुएशन से इतना ज़्यादा जुड़ चुका है कि उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो वहाँ फिर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। एक्सपर्ट्स के पास जाइए, अपना ट्रीटमेंट लीजिए, है ना। उसमें कुछ आपको एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी, कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी, ताकि आपका ब्रेन जो वहाँ रुक गया है ना, जैसे कोई चीज़ रुक जाएगी, पानी रुक जाएगा तो क्या होगा, सड़न पैदा हो जाएगी, बीमारियाँ पैदा होंगी फिर उससे। वैसे ही माइंड के लेवल पे भी होता है। माइंड कहीं मान लीजिए रुक गया, उसी एक बात को पकड़ के बैठ गया, तो फिर क्या होगा, केवल नेगेटिव विचार, उससे फिर आप उबर नहीं पाएंगे। फिर उस केस में कहा जाता है कि अपने बड़ों की हेल्प लीजिए, है ना, जिन्होंने इन स्थितियों को जिया है, उनसे पार हुए हैं। तो उनसे जब आप मिलेंगे तो आपको कुछ बेटर फील होने वाला है, क्योंकि जब आप रिलेट कर पाएंगे ना कि हम सब के जीवन में ऐसा कभी ना कभी जीवन के किसी पड़ाव में ऐसा होता है और सब निकलते हैं उसके बाहर, हम क्यों नहीं निकलेंगे, ये खुद को पूछना है। मैं भी निकलूँगा। जब आप पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे तो फिर वो स्थिति आपसे लड़ेगी, आप भी लड़ेंगे उस स्थिति से, लेकिन फिर जो पावरफुल होगा वही निकल पाएगा ना। तो आप हमेशा ये खुद को कहिए कि मैं इस स्थिति से मोर पावरफुल हूँ। जो भी समस्याएं आ रही हैं आपके जीवन में, मैं इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ और ये मेरे जीवन में घटित हो रहा है ना। जीवन इनसे बहुत बड़ा है, उसमें सब कुछ घटित हो रहा है। ये मैं बार बार कहती हूँ, कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, है ना, आपसे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपके जीवन में घटित हो रहा है। ठीक है, ये आपका जीवन है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है इसे सुंदर और सही तरीके से जीने के। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम आज का ये सेशन एंड कर रहे हैं। और आप बार बार ये खुद को बोलिए, अंदर अंदर अपने मन को बोलिए। अगर आप किसी वैसी स्थिति में पड़ चुके हैं, आप किसी अनप्लेजेंट सिचुएशंस में अगर आप डील कर रहे हैं, तो उसको प्लेजेंट बनाने की कोशिश करिए। उसके लिए बहुत सारे थेरेपिस्ट मौजूद हैं। अगर वो थेरेपी वाली स्टेज जा चुकी है तो थेरेपीज़ कराइए प्लीज़। और अपने आसपास का वातावरण अच्छा रखिए। जब आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा तो निश्चित है आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही इस पूरी किताब का निचोड़, हर एक चैप्टर में यही समझाया जा रहा है। यहाँ पे आज चैप्टर का शीर्षक क्या था, डेवलपिंग न्यू ब्रेन सेल्स फॉर व्हाट। किस लिए हम न्यू ब्रेन सेल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो न्यू ब्रेन सेल्स आपके लिए पॉजिटिव इमोशन अट्रैक्ट करें, उस तरह आपको खुद को बनाना है ना। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं भाई, ब्रेन के लेवल पे बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं, पूरी बॉडी के लेवल पे ही समझ लीजिए, कि जो आप नहीं कर रहे हैं, है ना, जिसे कहा जाता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन। आप सांस और धड़कन, ये जो हार्ट बीट है ना, बहुत सारे डाइजेशन, ये आप तो नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है, एक सिस्टम मौजूद है उसके तहत हो रहा है।
और जब आप बहुत नेगेटिव सोचेंगे तो ये सारे सिस्टम्स भी ख़राब हो जाते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। तो इससे बचना है, बहुत सारा अपने ऊपर ध्यान करना है, फोकस करना है। मेडिटेशन क्यों करने को कहा जाता है? क्योंकि उससे क्या होता है कि आप अपनी चीज़ों को ठीक से रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, एक जाल बनता जाएगा, एक विशियस सर्कल जिसे कहा जाता है दुष्चक्र बनता जाता है, फिर आप उसमें फंसते जाते, कभी निकल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो खुद को क्या करना है, ओपन रखना है। नई नई सिचुएशंस को आ रही जीवन में आ ही रही हैं सिचुएशंस, ठीक है, उनसे डील करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स लगाएंगे, सीखेंगे। और वो सीखना इन्हीं सब किताबों से हो पाता है। सेशंस मैं इसीलिए ले रही हूँ ताकि आप इन चीज़ों से भी अवगत हो पाएँ। पूरी जो किताब इसी पे डील कर रही है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रैक्टिकल एंड मेंटल इन्फ्लुएंस की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरी किताब का जो शीर्षक है, पूरा शीर्षक ये है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रैक्टिकल मेंटल इन्फ्लुएंस, है ना। तो कैसे इन्फ्लुएंस आप हो जाते हैं, है ना। तो अच्छी बात है, उससे इन्फ्लुएंस हो जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं या जब भी मिलेंगे, तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपने जो जीवन में आपके घट रहा है उसके प्रति थोड़ा सतर्क, थोड़ा अलर्टनेस के साथ डील करिए। और एक एक बिंदु पर जब आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो उसी में फिर क्या सोल्यूशन भी निकलने वाला है, ये मेरा विश्वास है। मेरे विश्वास पर चलकर देखिए, शायद आपका भला हो जाए। ठीक है, किसी भी मेंटल इशू से अगर आप डील कर रहे हैं तो सब कुछ टैकल किया जा सकता है, ये मेरा स्वयं का पर्सनल अनुभव है। ठीक है, हम सब ने ये सब पार किया है, तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे, मैं ऐसा मानती हूँ। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।